साथियों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें यूरोपियन लोगों को हजारों साल से बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, रीति और रिवाज है, इसने हजारों सालों से विदेशियों की जिज्ञासा को जगाया कि ये जो विशेषता है भारत के लोगों की, ये दुनिया में अजीब किस्म की विशेषता है जिसका मिलान कहीं दुनिया में नहीं होता। इस वजह से दुनिया के वैज्ञानिक लोगों को हमेशा यह जिज्ञासा रही कि भारत की इस विशेषता का मूल कारण क्या है। ये जो जिज्ञासा है विदेशियों की, इन जिज्ञासा ने विदेशियों को भारत पर संशोधन करने के लिए मुश्किल हालात होने के बावजूद भी हमेशा प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और प्रेरित करने की वजह से इस पर हजारों सालों से संशोधन हो रहा है। और आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में यूरोपियन लोगों के माध्यम से ये संशोधन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इसी तरह से अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय में, जो वॉशिंगटन में है, वहां जो माइकल वामशाद है, जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी मेरे ख्याल से बायोटेक्नोलॉजी का, दावरे साहब बराबर है? हाँ, मैं थोड़ा सा दावरे साहब को बीच बीच में, आपके बीच में, क्योंकि ये टेक्निकल बात जब आएगी तो डॉक्टर लोगों का एरिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो एरिया मेरा नहीं है खामखा उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो विषय है, इस विषय का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माइकल वामशाद, उन्होंने एक जिज्ञासावश इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि ये भारत के विशेषता का मूल क्या है, इसको ढूंढा जाए, इसको खोजा जाए। तो उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट तैयार करते ही उसके मन में एक आशंका पैदा हो गई कि इस प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन होगा, हो सकता है भारत के लोग इसको मान्यता देने से इनकार कर दे। इसलिए उसने एक और रास्ता निकाला, क्यों न भारत के ही जो वैज्ञानिक लोग हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ भारत के वैज्ञानिकों को जोड़ दिया जाए, और जो संशोधन है, ये संशोधन ट्रांसपेरेंट मेथड से किया जाए, यानी उनके सामने रखा जाए, वो भी उसमें शामिल कर लिया जाए। तो भारत में मद्रास यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, और भारत सरकार का जो एक विभाग है मानव वंश शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी, यानी अटल बिहारी को भी अगर मानव वंश के बारे में कुछ बात करनी है तो वो एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर को बुलाकर ही पूछ सकता है, क्योंकि अटल बिहारी उसका एक्सपर्ट नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को ही पूछना पड़ेगा और किसी को नहीं पूछ सकता। तो भारत सरकार का जो विभाग है, भारत सरकार का जो विभाग है एंथ्रोपोलॉजी, मानव वंश शास्त्र का, उसका भी एक ऑफिसर, उसका भी एक आदमी जो है वो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने शामिल किया। अब क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप और भारत के 6 लोग जो है इसमें उन्होंने साथ में एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया। अब ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया तो अभी भारत के लोग उसमें शामिल है। अभी जो भी संशोधन होगा तो भारत के लोग ही उसमें संशोधन में शामिल है। अब इसलिए इनकार करना मुश्किल है। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया, और इस प्रोजेक्ट ने, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ने संशोधन करके डिक्लेयर किया कि ये डीएनए के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो डीएनए है वो विदेशों से मिलता है। कितना परसेंटेज मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके आधार पर ये लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं, ये बात सिद्ध हो गई। पहले ये बात पुरातत्व ने सिद्ध की, दूसरी बार इस बात को मानव वंश शास्त्र ने सिद्ध की, कामले साहब यहां है, और तीसरी बार भाषा शास्त्र। आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द और विदेशी लोगों के शब्दों में जो आपस में समानता ढूंढी गई, ऐसे हजारों शब्द मिले, हजारों। और इस भाषा शास्त्र के आधार पर भी सिद्ध किया गया कि ये यहां के रहने वाले नहीं हैं।
मगर ब्राह्मणों ने एंथ्रोपोलॉजी में सवाल खड़े किए, मानववंश शास्त्र में सवाल खड़े किए, भाषा शास्त्र में सवाल खड़े किए और पुरातत्व में सवाल खड़े किए और भ्रांति पैदा की। कामले साहब भैया है, वो जानते, वो भ्रांतियां पैदा करने में बहुत माहिर लोग हैं। मगर अब जब डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ, ये डीएनए के आधार पर जो संशोधन है, ये आखिरी कील है। ये आखिरी कील, मालूम नहीं, ये कहावत बनी हुई आखिरी कील, यानी जो वो ताबूत होता है उसमें आदमी को, वो मरा हुआ आदमी रखते हैं तो उसको कील ठोकर के बंद कर देते हैं, तो बोलते ये आखिरी कील है, अब इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का रिसर्च आखिरी कील है और कोई भी ब्राह्मण इस संशोधन को इनकार करने के हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सोचा, क्या सोचा कि अगर डीएनए के आधार पर हम लोग इसको इनकार करते हैं तो दुनिया की नजर में हम लोग बेवकूफ साबित हो जाएंगे। ये ख्याल रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट, सारी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट मानती है डीएनए के आधार पर अगर किसी बदमाश को पकड़ना है, खून करने वाले को पकड़ना है तो डीएनए के आधार पर, और निर्विवाद माना जाता है। अगर आप दोपहर में सीरियल आती है डिस्कवरी में, मेडिकल डिटेक्टिव, आप देखो उसमें, और सारी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है, इसके बारे में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा साला इसको तो डीएनए का विरोध करना तो बहुत मुश्किल मामला है, और अगर हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिवाद करने के लिए पहले आर्टिकल में लिखना पड़ेगा 21 मई को ऐसा ऐसा डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ जिसने ब्राह्मणों को यूरोशियन लोगों के साथ डीएनए मिलाते हुए दिखाया। पहले इतना लिखना पड़ेगा, फिर समीक्षा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा था ये समीक्षा करने के लिए भी तथ्य मानना पड़ेगा, और समीक्षा करने के लिए अगर तथ्य मानना पड़ेगा तो जो तथ्य हम छुपाना चाहते हैं फिर लोगों को मालूम हो जाएगा। अगर उसको इनकार भी करना है तो पहले तथ्य मानना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। अगर इस पर चर्चा शुरू करते हैं तो भी लोगों को मालूम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि इस विषय पर चुप रहा जाए। चुप, क्या किया जाए? चुप रहा जाए। और एक हमारे देसी में, देसी भाषा में ये चुप भी एक और खास किस्म का चुप है, चिड़ी चुप। चिड़ी चुप, मैं तो देसी आदमी हो, देहाती आदमी हो, चिड़ी चुप, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोले एकदम। तो बाबा साहब अम्बेडकर के किताब में मैंने पढ़ा था कि ब्राह्मण जब ज्यादा बोलता है तो खतरा है, ब्राह्मण जब मीठा बोलता है तो खतरा नजदीक में पहुंच गया है, और ब्राह्मण जब बिल्कुल ही नहीं बोलता और एकदम चुप हो जाता है तो भी खतरा है। उन्होंने अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया, कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मुझे समझ में नहीं आया, तो साला साइलेंस भी कोई कंस्पिरेसी होती है, चुप रहना भी कोई कंस्पिरेसी हो सकती है। मगर जब डीएनए के बारे में ब्राह्मणों ने चिड़ी चुप रखने का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, ये जो अंग्रेजी शब्द है, ये मुझे याद आ गया। साला ये बात कि ये चुप रहना भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। तो इसमें, इस विषय पर ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अरे इस पर तो बोलना खतरे से खाली नहीं है, एकदम चुप हो गया। इसलिए हमने भी सोचा कि अगर वो चुप हो गया तो हमको थोड़ा सा जोर से बोल देना चाहिए, ज्यादा आवाज कर देनी चाहिए और जन जन तक इसको पहुंचा देना चाहिए। तो ये जो डीएनए का संशोधन हुआ साथियों, इस डीएनए का जो संशोधन है, इसका भारत के मूल निवासियों पर क्या क्या परिणाम हो सकता है, मैं कुछ बातें, कुछ मूलभूत बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत फंडामेंटल बातें, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उतनी ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले भारत का संपूर्ण इतिहास जितना लिखा हुआ है सब कुछ नए तरीके से लिखना होगा। इतना परिणाम होगा, इतना गंभीर परिणाम होने वाला है।
सारा जितना कुछ लिखा हुआ है, जो भी इतिहास लिखा हुआ है भारत का अनुमान प्रमाण पर, अभी अनुमान और प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। अब निर्विवाद एविडेंस है डीएनए, और डीएनए को आधार बनाकर आप विश्लेषण करो। अभी अनुमान प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग डीएनए को आधार बनाकर इतिहास नहीं लिखेंगे तो लोग कहेंगे ये बैकवर्ड इतिहासकार है। ये कौन सा इतिहासकार है? ये बैकवर्ड इतिहासकार है, ये बैकवर्ड हिस्टोरियन है। इतना इंपॉर्टेंट परिणाम होने जा रहा है, और अगर वो लोग ऐसा इंटरप्रिट नहीं करेंगे तो हमको इतिहास का डीएनए के आधार पर इंटरप्रिट करना होगा। तो मैं आपको इसके आधार पर कुछ डीएनए का जो संशोधन है और संशोधन को एप्लीकेशन करके आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके समझाता हूं, क्योंकि ये मेरा विषय है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी ये मेरा विषय नहीं है। फिर भी ये डीएनए जो है इसका लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दाऊद साहब, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए क्या है? हजारों साल पहले जो आपका पुरखा था, हजारों साल पहले जो आपका पुरखा था, उसके शरीर में जो डीएनए था, उसके 5,000 10,000 साल पहले आपका जो भी पुरखा था, उसके शरीर में जो डीएनए था वही आपके शरीर में है। और ये जो डीएनए है ये आपके शरीर में जो है उसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है, टेस्ट करके सिद्ध किया जा सकता है, टेस्ट करके सिद्ध किया जा सकता है कि हजारों साल पहले आपके पुरखों में यही डीएनए था। तो डीएनए क्या है? ये शरीर के अंदर का एक छुपा हुआ सूचना तंत्र है। ये डीएनए शरीर के अंदर छुपा हुआ सूचना तंत्र है, और ये सूचना तंत्र आनुवांशिक गुणधर्म, आनुवांशिक गुण, गुणसूत्र, ये जो आपके पुरखों का आनुवांशिक जो गुण था वो हजारों सालों से ये डीएनए क्या करता है? एक डीएनए क्या करता है? ये डीएनए ट्रांसफर करता है पीढ़ी टू पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों से ये डीएनए ट्रांसफर होते रहता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से चौथे, पांचवें, 10वें, एक ट्रांसफर होते रहता है एज इट इज, नो चेंज, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। और इस वजह से डीएनए आधार हुआ कि तुम्हारे पुरखे कौन थे और तुम्हारे कौन थे, उनके कौन थे और तुम्हारे कौन थे, यह सिद्ध करने के लिए डीएनए आधार क्यों हुआ? इस वजह से हुआ। यह है डीएनए। और इस आधार को अगर हम मानते हैं तो इस आधार पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। कल्पना करो, इमेजिन करो कि ये जो आक्रमणकारी आर्य भारत में आए हैं और आने के बाद यहां के लोगों को उन्होंने पराजित किया। पराजित करने के बाद स्वाभाविक रूप से एक बात जानने की जरूरत है कि जो आक्रमणकारी लोग होते हैं वो हमेशा अल्पसंख्याक होते हैं, और जिस देश में वो जाते हैं वहां की प्रजा बहुसंख्याक होती है। और अल्पसंख्याक और बहुसंख्याक जब आपस में साथ में आते हैं तो अल्पसंख्याक लोगों के मन में हमेशा बहुसंख्याक लोगों के प्रति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। कल्पना करो, एक मोहल्ला है जहां 99% ब्राह्मण रहते हैं, और उसमें एक आदमी हमारा अधिकारी है, हमारा अधिकारी है, कमिश्नर है, और उसमें इनकम टैक्स वाला कमिश्नर है, और उधर रहता है पैसे की वजह से। तब भी वो जो ब्राह्मणों के बस्तियों में रहेगा उसके साइकोलॉजी में हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। पता नहीं आप लोगों को ये बात किस तरह से समझ में आए, ये समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उधर आपको एक नागपुर का उदाहरण बताता हूं। नागपुर में महारों की एक खास बस्ती है, इंदौरा। पता है नागपुर के लोग होंगे यहां, 100% वही, कोई दूसरा नहीं। तो वहां जाओ, फिर उन लोगों की साइकोलॉजी देखो।
किसी की नहीं सुनते वो, बिल्कुल नहीं, अपनी चलाते। और दूसरों को सुनना पड़ता है, ब्राह्मण भी रहा तो उसको सुनना पड़ता है यार, बराबर उनको सुनना पड़ता है। ये जो जनसंख्या के घनत्व का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट हम लोगों को समझना है। तो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। मैं उदयपुर में कार्यक्रम के लिए जा रहा था, तो एक हमारा आदमी, मुझे किसी ने कहा कि भी इनके मारुति गाड़ी में बैठो, हम जा रहे थे। तो वो गाड़ी से मुझे ले जा रहा था, तो बीच में मुस्लिम समाज की बस्ती आई, तो उसने मुझे कहा, क्या कहा कि मेश्राम जी अब हम पाकिस्तान से गुजर रहे हैं। अरे मैंने कहा उदयपुर में है भाई, उदयपुर में पाकिस्तान कहां है? क्या बात कर रहे हो? उसने कहा ये जो बस्ती देख रहे हो ना, ये पूरी मुसलमानों की है। तो वो क्या रहा था, ये पाकिस्तान से गुजर रहे हैं। तो जब मैं कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचा, तो हमारा मामसेब का जो कार्यकर्ता था उसको मैंने अलग लेकर गया। अरे ये जो गाड़ी में मुझे बिठाया था, ये कभी बीजेपी में था क्या? क्योंकि वो जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं। मैं तो लक्षणों के आधार पर बीमारी